हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में क्या है आरक्षण का गणित और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो सीटें खाली जाने वाली हैं उन सीटों पे किस प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है और कैसे एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजनों का रिजर्वेशन है वो लागू होता है, उनके लिए कितने मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अभ्यर्थी कितने हैं और वो कट ऑफ को कितना प्रभावित करेंगे, इस सब पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जिन लोगों के 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि होता यह है कि जो लोग जितने ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा ज्ञान का भंडार है, तो वो हतोत्साहित करते हैं उन लोगों को जो इस पेपर में एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो उनकी चिंता का कारण भी बनते हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ये वीडियो मैंने उन कैंडिडेट के लिए बनाया है जो 55% से लेकर और 40% मार्क्स के बीच में इस रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि वही अभ्यर्थी चिंतित हैं दरअसल अपने सिलेक्शन को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे महिला रिजर्वेशन की। हम महिला रिजर्वेशन की बात करें उससे पहले हम आइए देखते हैं कि कितनी महिला सीटें इस वैकेंसी के अंदर हैं। बात करें नॉन टीएसपी की तो 4,911 पदों में से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीट्स हैं वो किस प्रकार डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला की 355 सीट्स हैं, 355, और उसके बाद 141 सीट्स हैं विधवा की और 35 है परित्यक्त की। यानी जो 531 पद हैं, 531 सीट्स, टोटल 531 सीट्स हैं, वो हैं जनरल। यानी इस कैटेगरी में वो सारी महिलाएं जो किसी भी कैटेगरी की हैं उनके लिए ये सीट्स अवेलेबल हैं 531। उसके बाद में एससी कैटेगरी की जो सीट है 156, 62 और 15, यानी ये कुल 233 सीट हैं, वो हैं एससी वुमेंस के लिए। ये 531 जनरल के लिए हैं। वहीं जो एसटी फीमेल हैं उनकी जो कुल सामान्य महिला 117, 46 विधवा और 11 परित्यक्ता, ये मिलाकर होती हैं 174। 174 फीमेल हैं एसटी कैटेगरी की। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो कुल मिलाकर 306 सीट हैं, वो हैं ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए। वहीं एमबीसी की बात करें तो 73 सीट एमबीसी कैंडिडेट की महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं वह हैं टोटल 147 वुमेंस की। ईडब्ल्यूएस वुमेंस की टोटल सीट है 147। अब ये जो सारी कैटेगरी हैं इसके साथ 12 की जो शहरिया जनजाति हैं उनकी भी 6 सीट्स हैं, 6 सीट 12 शहरिया जनजाति से संबंधित हैं। टोटल सीट्स होती हैं 1470। 1470 कुल पद हैं वुमन कैटेगरी में, नॉन टीएसपी में, एनटीएसपी में। ये 1470 सीटें हैं और इन 1470 सीटों पर महिला अभ्यर्थी सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। तो उसकी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। या तो आपको वीडियो पूरा देखना है या शुरू में स्किप इसको, यानी आपको अंदर घुसना ही नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ आपको ये सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। आपके पास 1470 सीटें हैं।
इसके एनालिसिस के लिए हम पिछले एग्ज़ाम का रेफरेंस भी लेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो बात इतने सारे लोग कर रहे हैं कि जो महिला अभ्यर्थियों की सीटें खाली जाएगी, उनसे पुरुष अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, यानी उन पदों को कैसे भरा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम डिटेल में जान रहे हैं। तो आपने देखा ये सारी डिटेल्स, इस डिटेल्स में अपने को एक फिगर मिला है 1470। अब बात करते हैं कि ये जो 1470 सीटें हैं, इन 1470 सीटों में किस प्रकार रिजर्वेशन की जो पॉलिसी हैं वो लागू होती हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन को सही गौर से पढ़ा है तो नोटिफिकेशन का ही ये पेज है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये विशेष सूचना में SC ST OBC EWS इन अभ्यर्थियों के आरक्षण का लाभ वो नियमानुसार किस प्रकार दिया जाता है वो डिटेल में समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, अगर वो कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो इसकी दशा में क्या होता है कि उनके जो पद हैं वो 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किए जाते हैं। यानी ये सीटें बैकलॉग में जाती हैं। इन सीटों पे किसी भी जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। 3 भर्ती वर्ष का मतलब यहाँ ऐसे वर्ष हैं जहाँ भर्ती हो रही हैं, अगर किसी वर्ष में भर्ती नहीं हुई है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या सिनेरियो है, किस प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होता है। पॉइंट नंबर 4 है, नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 4 है वो महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार 30% होगा। यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है प्लस 30% रिजर्वेशन है और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी, जैसे वो जनरल की हैं, OBC की हैं, SC की हैं, ST की हैं, वो उसी वर्ग में काउंट होती हैं। ठीक है, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। फिर महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वह महिला आवेदक हैं आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाता है। ये प्रोपोर्शनल एडजस्ट किया जाता है। कोई कैंडिडेट जनरल महिला है तो उसको जनरल में, कोई OBC महिला है तो उसको OBC में। इस प्रकार ये कैटेगरी के रूप में इनको समायोजित किया जाता है। यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, किसी वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी, SC ST OBC MBC EWS की पात्र और उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर, इसको आप गौर से पढ़ें, उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। बस यही बात है जिसकी चर्चा सारे लोग कर रहे हैं कि अगर महिलाओं की सीटें खाली जाती हैं तो वहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों का चयन होगा और जो कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सूचना है। इसके साथ ही महिला, जो विवाहित महिला हैं, उसको पिता के नाम का और निवास स्थान आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये है महिला रिजर्वेशन का एक बेस जिसके आधार पे महिला रिजर्वेशन को लागू किया जाता है। अब महिला रिजर्वेशन में और भी कैटेगरी है, और कौन कौन सी कैटेगरी है, तो इसमें जो कैटेगरी है उसमें 8% रिजर्वेशन विडो कैटेगरी का है, जो विडो कैटेगरी है, और 2% है वो परित्यक्ता का है। 8% विडो कैटेगरी का, 2% परित्यक्ता का है। ये रिजर्वेशन किस प्रकार लागू होता है, इसमें क्या होता है कि अगर विडो नहीं मिलती है तो उसको परित्यक्ता से भर दिया जाता है, और अगर परित्यक्ता नहीं मिलती है तो उसको विडो कैटेगरी से भर दिया जाता है। अब आप सोचो कि अगर विडो और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से, यानी अगर SC कैटेगरी की कोई विडो कैटेगरी सीट है तो वो SC कैटेगरी की सामान्य महिला से भरी जाएगी। फिर विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, ये वो है कि उनको सर्टिफिकेट देना होगा फॉर्म भरने से पहले। यह भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। डाइवोर्सी के लिए डिग्री आवेदन करने से पहले की होना कंपलसरी है। इसके साथ ही जो MBC का रिजर्वेशन है वो 5% है। फिर कार्मिक विभाग का ये सर्कुलर है 26/7/17, इसके अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग
यानी SC ST अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा के केवल वही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दी किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया। अब कोई कैंडिडेट है सोचता है कि मेरे तो नंबर बन रहे हैं 60%, मैं जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो जनरल कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 26 जुलाई 2017 का जो सर्कुलर है वो सर्कुलर ये कहता है कि आप फीस में छूट ले सकते हैं, पर अगर जिस कैंडिडेट ने आयु सीमा में छूट ली है, आप यहाँ पे ध्यान दें, जिसने एज में छूट ली है यानी जो 40 साल से ऊपर का कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो किसी भी कैटेगरी का हो, वो कैंडिडेट चाहे कितने ही मार्क्स लाए वो अपनी ही कैटेगरी में शामिल होगा, वो किसी दूसरी कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकता। अब एक चीज़ और क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में जाएंगे वो कौन से कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो वही अभ्यर्थी सामान्य माना जाएगा जिसने अपनी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठाया है। अब हम वापस आते हैं कि महिला अभ्यर्थी जो हैं, जो 1470 सीटें मैंने आपको ऊपर बताई थी, उन 1470 सीटों के लिए कितने कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल होते हैं, कितने कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उन सब की ये डिटेल है। देखो, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो RPSC है, RPSC की रिपोर्ट हैं और ये RPSC का प्रतिवेदन है, आप देख सकते हैं वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 का। 16-17 के प्रतिवेदन में जो जूनियर अकाउंटेंट का पिछला एग्ज़ाम था 2013 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या 40 पर। तो जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में कुल कितनी महिलाओं की सीटें थी और उसके ऊपर कितनी महिलाओं का चयन हुआ, क्योंकि हमारे एनालिसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो यही है। किसी भी चीज़ की हवा में बात करने का कोई तात्पर्य नहीं है, उसका आप प्रमाण के साथ एनालिसिस करें ताकि हर कैंडिडेट को वो चीज़ रिलायबल लगे। यानी कई सारे लोग हैं जो अपने मनगढ़ंत इरादों से सारी चीज़ें बताते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अगर आप कोई एनालिसिस करें तो फैक्ट बेस करें, अदरवाइज़ नहीं करें। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, आप साफ स्पष्ट रूप से मना कर दें, और अगर जहाँ अजम्पशन है वहाँ बताएं कैंडिडेट को कि ये मेरा अनुमान है। मैं यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो हम डिटेल में देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। मैं एक बार गोला कर देता हूँ, आप उस कॉलम को देख सकते हैं। ये जो कॉलम है ये महिला कैंडिडेट के पद हैं, 2013 की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उन कैंडिडेट के सिलेक्शन का ये कॉलम है। हम इसको जूम करके देखेंगे पूरा डिटेल में। अब आप देख सकते हैं कि कुल जो पद थे उन पदों में 1046 पद वो महिलाओं के लिए थे, यानी ये रिजर्व सीटें थी 30% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। उन 1046 पदों के मुकाबले जो सिलेक्शन हुए थे महिलाओं के, वो सिलेक्शन कितने हुए थे, वो सिलेक्शन, मैं एक बार इसको दोबारा से गोला करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा जूम होने पर ही सही हो पाता है। ये टोटल सिलेक्शन, अब आप देख लीजिए यहाँ पे अंतर, 1046 पद थे, 1025 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं। तो यानी इस भर्ती परीक्षा में जो पुरुष अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे वो कितने थे, 16 और 5 21, 21 कैंडिडेट मेल थे। यानी ये जनरल प्रोसेस से भरी गई सीटें थी 2013 की वैकेंसी में। हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि 2023 की वैकेंसी है, इसमें क्यों ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, उसका भी एक रीज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 164 पद अनुसूचित जाति के थे, वहाँ पे 180 महिलाएं सेलेक्ट हुई,
यानी 16 महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी में गई थी। 159 जो पद थे वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे, और वहाँ पे आप देख लीजिए 131 महिलाएं ही सेलेक्ट हो पाई थी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 210 पद आरक्षित थे, उसमें से 405 महिलाएं सेलेक्ट हुई थी। तो आप देख लीजिए 210 पदों पर 405, यानी लगभग लगभग 200 और 200 से 195 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुई थी महिलाएं। अब आप देख लीजिए सामान्य श्रेणी की जो महिलाओं के पद थे वो पद थे 504, और इन 504 पदों पे जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 302 जो सिलेक्शन है वो हुए थे जनरल कैटेगरी की महिला के। तो ये जो 202 सिलेक्शन थे इसमें से 195 महिलाएं ओबीसी कैंडिडेट थी, वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी। तो ये है बेस जिसके आधार पे अपन एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि कुल कितने पद हैं जिसके ऊपर महिला अभ्यर्थियों की सीटें यदि रिक्त रहती हैं, जिसके पूरे चांसेज हैं रिक्त रहने के, और उसकी वजह से पुरुष अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 16 और 5 21 पदों पे फ़ायदा मिला था 21। अब इसका एक और बेस है। सबसे पहले हम एक और फैक्ट्स को लेकर आए हैं कि कुल कितनी महिला अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के अंदर बैठी हैं। हमारे पास वो भी एक डेटा है जिसके आधार पे अपन ये चीज़ एनालिसिस कर रहे हैं कि कितनी महिलाएं हैं। ये आप देखिए, किसी अभ्यर्थी ने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की आरटीआई में ऑफिशियल सूचना दी गई है जो 1,49,526 कैंडिडेट थे जिनके आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्होंने जूनियर अकाउंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। उसमें 43,136 महिलाएं भी थी। ये जो 43,136 महिलाएं थी, इसमें से आप ये मान के चलो कि 30% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या दी थी वो दी थी 90,591। इसमें अगर 30% रिजर्वेशन से भी हम देखें तो लगभग 27,000 महिला अभ्यर्थी पास हुई हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जो एग्ज़ाम का प्रेजेंट का रेशियो वो है 70%। पर इसमें एक और फैक्टर है कि 70% प्रेजेंस रही है हालांकि, पर महिला अभ्यर्थियों की जो प्रेजेंस है वह काफ़ी हद तक कम रही है। और हम इसको अगर 60% मान के चलें तो लगभग लगभग 16,000 के लगभग महिला अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुई है। अब 16,000 अभ्यर्थियों के लिए 1470 पद है महिला अभ्यर्थियों के लिए जो रिजर्व है। अगर कोई महिला ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो पुरुष की सीट पे भी सेलेक्ट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर उसकी मेरिट उस हिसाब से जाती है तो। पर अब हम बात करें पेपर की, पेपर के लेवल की, तो जो पेपर सेकंड है, क्योंकि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने का जो कारण है वह है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो हैं 35 और 40। ये ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए ये 30, ये जो रेशियो हैं वो हैं 35%, 40 और 30 और 35। तो जो पेपर सेकंड है इसके अंदर जो महिला कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी उसकी वजह से सीट खाली रहने के चांसेज हैं। पेपर फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर फर्स्ट में हर महिला कैंडिडेट उसमें पास होने के चांसेज हैं।
और हाँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वीडो और जो परित्यक्ता की कैटेगरी है उसकी सीटें भी सामान्य महिला से ही भरी जाएगी। इनकी महिला कैंडिडेट अवेलेबल होने के चांसेस नगण्य के बराबर है, बहुत ही कम कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल होंगे। तो जो बात है कि ये जो 1470 सीटें हैं, इन 1470 सीटों में से मेरा अनुमान है कि लगभग 300 सीटें इसके लिए महिला कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं होगी। 300, ये 300 सीटें ऐसी मिलेगी आपको, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी उसमें जो सीटें थी वो पुरुषों को कम मिली। उसका रीज़न था कि दोनों पेपर इजी थे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स महिलाएं क्रॉस कर गई और उसकी वजह से कई सारी महिलाएं पास हुई। फिर भी आप देख लो, पेपर इजी होने के बावजूद अगर 1046 सीटों पर 1025 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें से कुछ महिलाएं हो सकता है कि जनरल पुरुष के अगेंस्ट भी सेलेक्ट हुई हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें खाली रही हैं 21, ये 21 सीटें खाली रहना इस बात का प्रतीक है कि महिला कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होती हैं। इस बार का जो पेपर है उसकी टफनेस को देखते हुए कम से कम 300 सीटें ऐसी रहेगी जो महिला अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी। वो सामान्य प्रक्रिया के अधीन उस कैटेगरी की पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, वो चाहे SC ST OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी हो। तो ये था अपना पहला डिस्कशन जिसके ऊपर अपन ने देखा है, ये फिगर निकला है 300 सीटों का। अब हम दूसरी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, जो रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन का और दिव्यांगजनों का। उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे और क्वेरीज आई थी कि इसमें कितनी छूट दे हैं। स्पोर्ट्समैन भी एक कैटेगरी है, तो इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दिव्यांगजनों के रिजर्वेशन की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर अभ्यर्थी इसको लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनके पास एक फैक्चुअल डेटा या ऑथेंटिक सोर्स समझने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों को 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ये 4 कैटेगरी है, चारों में 1-1% रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये जो 4% रिजर्वेशन है, इस 4% रिजर्वेशन में TRA में 1-1% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 2018 का ये एक्ट है दिव्यांगजन का। अब इसमें इनको कितनी छूट मिली हुई है, यानी इनको भी किसी प्रकार की छूट है क्या? अगर जैसे कोई जनरल कैटेगरी का दिव्यांगजन है तो उसको कितनी छूट मिली हुई है, उसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ये अंडरलाइन किया हुआ है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधन अधिनियम 2021 दिनांक 14/10/2021 के नियम 6B में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियम में यदि किसी पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आहरित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम आहरक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हो तो 5% का शीतलीकरण दिव्यांगजन को दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो जनरल कैटेगरी का दिव्यांगजन है उसको 5% का छूट है, यानी जो 40-35-35 का रेशियो है उसमें 5% की छूट है, यानी इनको 30-30-35, यानी SC ST कैंडिडेट के इक्वलेंट इनको छूट मिली हुई है। अगर वो SC कैटेगरी का है तो उसको उसी प्रोपोर्शन में 5% और छूट मिली हुई है। तो ये था दिव्यांगजन से लेकर क्लैरिफिकेशन। अब देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन में क्या है। स्पोर्ट्समैन का जो कोटा है वो 2% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, आप सब जानते हैं। स्पोर्ट्समैन में जो सिलेक्शन होते हैं वो उसी कैटेगरी के, चाहे सामान्य, आर्थिक कमज़ोर, SC ST OBC MBC, तो उसको उसी कैटेगरी में समायोजित किया जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है वो सेलेक्ट होता है, OBC कैंडिडेट है तो उसको OBC कैटेगरी में, अगर SC कैंडिडेट है तो उसको SC कैटेगरी की सीट में समायोजित किया जाता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। और सबसे बड़ी बात कि ये बैकलॉग में नहीं जाती हैं। ये जो सीटें हैं इनका बैकलॉग नहीं होता है, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 50 वर्ष के लिए अग्रणित नहीं की जाएगी, यानी ये बैकलॉग नहीं रहेगी। अगर कोई स्पोर्ट्समैन अवेलेबल नहीं है तो उस सीट को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा, यानी सामान्य प्रक्रिया
सामान्य प्रक्रिया, ये शब्द यूज लिया गया है, सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया यानी उस कैटेगरी का जो जनरल कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है, उससे ये भरा जाएगा। तो ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है। इसमें ये लिखा हुआ है कि उसको कौन सा मेडल मिला हुआ होना चाहिए। अब है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को लेकर भी पिछले वीडियो में कई सारे कमेंट आए थे कि इसमें कितना % रिजर्वेशन मिलेगा, कितनी छूट मिलेगी। तो ये एक्स सर्विसमैन की परिभाषा दे रखी है, कौन एक्स सर्विसमैन है। इसके अंदर राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। फिर जो छूट है, उस छूट में ये लिखा है, देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि किसी पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहाँ कहीं भी निहित हो तो 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित जो भी उच्चतम हो का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5+5 यानी 10% की छूट है एक्स सर्विसमैन को। 5% की छूट तो उनको है ही है। अब अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है तो 5% की और छूट है उनके साथ। तो एक्स सर्विसमैन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। एक्स सर्विसमैन में एक तो ये चीज़ है कि उनका रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ओबीसी के कितने एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारा क्लियर है। वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। बाकी सारी कैटेगरी उस तरह डिवाइडेड नहीं है। तो 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को छूट के रूप में दिया जाता है। जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है उसमें 10% की छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन को। तो एक्स सर्विसमैन की सीट खाली रहने के चांस बहुत कम रहते हैं। ये सीटें हैं एक्स सर्विसमैन से भरी जा सकती हैं। फिर भी अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है तो उसको सामान्य श्रेणी के आधार पर भरा जा सकता है। ये यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा है ना, यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्ष में अग्रणित की जाएगी, यानी इनका बैकलॉग रखा जाएगा। एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीटें हैं उनको आगे ले जाया जाएगा और ऐसी रिक्तियां व्यवगत हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात हम चर्चा करें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। अब बात करते हैं 600+ मार्क्स। कई सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक हवा बना दिया और जो मार्किंग का पैटर्न है वो 600+ मार्क्स बता रहे हैं कई सारे अभ्यर्थी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी अभ्यर्थी के नहीं हो सकते, 600+ मार्क्स हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कितने कैंडिडेट के हो सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो मेरिट ये कोई 2, 5, 10 सीटों का मामला नहीं है। इसमें जो टोटल सीट्स हैं अपनी वैकेंसी में वो हैं 5388 पद। अब 600+ वाले कैंडिडेट कितने हैं? अगर अपन मान ले 600 कैंडिडेट, मेरा जो अंदाज है आपको 600+ 600 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो टॉप 1 से 600 की रैंक तक की तो 600+ वाले आ रहे हैं। क्या यही पूरी मेरिट को डिसाइड कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए 5388 पद हैं, पीछे लगभग 4704,700 पद हैं। तो इन लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लिस्ट सर्कुलेट हो रही है जिसमें अभ्यर्थी अपने मार्क्स बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखो मार्क्स बढ़ा चढ़ाकर बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने मार्क्स चेंज नहीं कर सकते, एग्ज़ाम हो चुका है, आपकी किस्मत ओएमआर सीट में बंद हो चुकी है। आप चाहे कितने ही मार्क्स बताएं, आप हकीकत से नहीं भाग सकते। और जो लोग 600+ मार्क्स बताते हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है कि वो अपने रोल नंबर कम से कम किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और जो आपके मार्क्स को देखकर डर रहे हैं वो रिजल्ट आने पर आपके रोल नंबर ज़रूर चेक करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और सरकार कोशिश कर रही है कि रिजल्ट्स की परमिशन मिल जाए। यहाँ पे हम इस चीज़ को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जो 600+
मार्क्स वाला ही डिटेल हैं। इसमें यही है कि आप 600 प्लस वालों से घबराएं नहीं। 600 प्लस वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं वो जो एग्ज़ाम को टॉप कर रहे हैं। उनको देख कर नहीं घबराना चाहिए। और मैंने वीडियो के शुरू में भी कह दिया था कि जिन लोगों के 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इस प्रकार की वीडियो नहीं देखें, क्योंकि वो इस प्रकार के वीडियो देखकर नेगेटिव अप्रोच लाते हैं और जिससे कहीं न कहीं अनावश्यक रूप से उन अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति में तनाव आता है जो कहीं न कहीं 55 से 45-40% के मार्क्स के बीच की रेंज में हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट की प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 63,000 OMR सीट हैं, 64,000 भी मान लेते हैं। RPSC ने जिस प्रकार RS एग्ज़ाम के लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट 17 दिन में निकाला है, तो बोर्ड के लिए ये जो स्कैनिंग का काम है OMR का, वो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसमें सबसे जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो है कि जो जिन प्रश्नों पे आपत्ति लगी थी उनमें कमेटी क्या निर्णय देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कमेटी। जो कमेटी 15-20 क्वेश्चंस हैं, उन 15 क्वेश्चंस पर जो कमेटी बनेगी वो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी अपनी राय देगी। वो फाइनल राय देने के बाद ही रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अब रिजल्ट प्रिपेयर भी हो जाएगा तो दूसरी चीज़ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC। क्योंकि बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, MCC में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स निकालने की परमिशन दी हुई है, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PCS हो, SSC हो। पर बोर्ड ने उन संस्थाओं को डायरेक्ट परमिशन नहीं दी है, उनको परमिशन मांगनी पड़ेगी जिसमें बोर्ड भी है। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने फाइल चला रखी है इन रिजल्ट्स को लेकर। जारी करने के लिए परमिशन की फाइल निर्वाचन आयोग में है। निर्वाचन आयोग इसमें कितना टाइम लेता है ये डिपेंड करता है। ये भी एक अप्रोच है, अप्रोच पर डिपेंड करता है कितना उसको परस्यू किया जाएगा मैटर को, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जल्दी आ जाएगा। पहले ये अनुमान था कि 15 अप्रैल, ये जो 15 अप्रैल की डेट है मुझे नहीं लगता 15 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। पहली बात तो रिजल्ट प्रिपेयर भी हो जाता है तो परमिशन कंपलसरी है रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि अप्रैल लास्ट से पहले पहले ये 2 गुना का रिजल्ट आ जाए तो हम बोर्ड का आभार व्यक्त करेंगे कि उनका प्रयास अच्छा रहा। तो जो 2 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो 30 अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए अगर परमिशन मिली तो। ये सब चीज़ें डिपेंड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है उस पर। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ सकती हैं, क्योंकि देखो सारे तरह के लोग हैं दुनिया में और हम हर व्यक्ति को अपनी असहमति प्रकट करने का अधिकार है, वो बेशक कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है फैक्ट्स के ऊपर बात करके और उन अभ्यर्थियों के लिए ही ये वीडियो बनाया है जो इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित हैं। अभी तो ME कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप सबने इतना टाइम दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।